चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब आधे घंटे का ही सेशन होगा जिसके अंदर हम PYQ कर लेंगे। चलिए अब ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। हाँ जी, बीकॉम प्रोग्राम का भी करवाना है, दोनों ही होगा आज। तो सबसे पहले आ जाइए, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और पेपर किसका है हमारा सर? पेपर 2024 लेटेस्ट है। कैसे कैसे क्वेश्चन आया जैसे मैंने बताया था, और ये 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और मैं अभी फिलहाल बीकॉम ऑनर्स का कर रहा हूँ, तो ऑनर्स वाले बच्चे जो हैं वो ऑनर्स का देख लें। हालांकि मैं तो कहूँगा ऑनर्स और प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ DU वालों ने पागल बना रखा है। इसके अंदर दोनों का पेपर का लेवल लगभग लगभग अब सेम कर दिया गया, पहले डिफरेंशिएट था अब नहीं है। आ जाइए सर। पहला क्वेश्चन आप सभी को विजुअल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया ना, मैं क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या क्या था क्वेश्चन में हम एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर समझ लेते हैं। ए पार्ट है, मैंने कहा था ए पार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस का आएगा। कहता है एक व्यक्ति है 51 ईयर ओल्ड है और वो सिटीजन कनाडा का है बट प्रेजेंट बॉर्न लाहौर 1945। तो याद आ रहा है लाहौर 1945 इंडिया का पार्ट था, तो ये इंडियन ओरिजिन हो गया। इसके इनकम के कुछ डिटेल सबमिट किए गए हैं, जैसे इनकम, प्रॉपर्टी कानपुर, USA एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है। कहता है डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्सेबल इनकम फॉर 25 और 26 के लिए। ठीक है सर। इसके क्या कहा कि भाई 2024 और 25 के अंदर 200 दिन रहता है, 23-24 में 190 दिन और इसके साथ 180 दिन, और फिर आगे बढ़ते गए तो ये आपको यहाँ पे डेज मेंशन है कितने कितने दिन रहा, सारे के सारे डेज इसने मेंशन कर दिया। इसके बाद एक बी पार्ट आता है, डिफाइन द वर्ड ऑफ SSC टू। सबसे SSC कौन होता है? जो कि टैक्स पेमेंट करने के लिए लाइबल होता है, उसे SSC कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ SSC, कितने टाइप के SSC हो सकते हैं ये एक्सप्लेन करना था आपको इसमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होगा सर? सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना होगा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे सर? करंट ईयर में आप देखोगे ना, तो करंट ईयर में आप 182 डेज से ज्यादा रह रहे हो, तो इसका मतलब आप R तो हो गए। अगले साल भी 182 डेज से, तो यहाँ भी R हो गए। उससे अगले साल भी अगर देखोगे आप तो आप ज्यादा ही रह रहे हो, तो यहाँ पे R तो आप कंसिडर करे जा चुके हो। पिछले 7 सालों में भी आपका हो गया है। इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है वो सारी चीजें मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप आंसर की तरफ जाते हैं कि कैसे आंसर लिखना है, वो भी मैं चीजों को लेके चलूंगा आज आपके साथ। तो सबसे पहले आंसर देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। कहता है सबसे पहले डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर हिमांशु इंडियन ओरिजिन। पहले तो ये बात लिखी। आपको आंसर एग्जैक्टली इसी टाइप से लिख के आना होगा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन आप एक थॉट प्रोसेस बना लो कि भाई सबसे पहले तो हम क्या क्या बताएंगे। इसके बाद हमने बताया टू डिटरमाइन हिमांशु रेजिडेंशियल स्टेटस कौन से असेसमेंट के लिए होगा और कौन से प्रीवियस इनकम टैक्स। अब फिर हम कहेंगे कि स्टेप नंबर 1 चेक करेंगे सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल का, कि किस तरीके से बेसिक कंडीशन चेक किया जाता है। तो इसका मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई है क्या। तो मैंने कहा कि इंडिविजुअल जो होता है रेजिडेंट प्रीवियस ईयर में होता है अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, जैसे कि उसे इंडिया में रहना पड़ेगा 182 डेज और उसे क्या करना पड़ेगा 60 डेज एंड प्रीवियस में 365 डेज रहेंगे। तो ये मैंने यहां तक आपको जो बातें बताई हैं वो ये बताई हैं कि बेसिक कंडीशन के क्या क्या नियम हैं। उसके बाद आगे देखोगे तो आगे मैंने क्या बताया, यहाँ पे हिमांशु स्टे इन इंडिया 200 दिन रह रहा है, और फिर इसके हिसाब से देखा जाए तो 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट इसने क्या करा, कंप्लीट कर दिया। तो 182 डेज इसने कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने नीचे दूसरा चेक एडिशनल कंडीशन, स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्शन को आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेक्शन है ना आपका, आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता सेक्शन के केस में, ठीक है ना। चलिए कहता है रेजिडेंट कैसे कंसीडर करेगा, कहता है ही स्टे एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 रहना पड़ेगा भाई। और आगे क्या कहता है ये देख लीजिए। और 730 दिन, जो मैं बातें बता रहा था एक तरीके से जो प्रोविजन मैंने लिखवाया है, पहले आपको किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस बताने से पहले वो प्रोविजन बताना है क्या ये बाद में बताएंगे, ठीक है। अब क्या बताना, अब यहां से हमारा ये है क्या वो हमने यहां से बताना शुरू किया है। कहता है रेजिडेंशियल ऑफ द प्रीसीडिंग 10 ईयर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको बताया गया कि 190 दिन 182 दिन से ज्यादा ही रेजिडेंस प्रीवियस 2023-24 और 180 दिन 182 दिन से सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन PYQ के हिसाब से इसने कर दिया। हिमांशु रेजिडेंट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10
आगे कहता है स्टे इन इंडिया 7 सालों में 990 दिन रह रहा है, जबकि 730 दिन का क्राइटेरिया है वो भी पूरा कर दिया। अब कंक्लूजन में क्या कहता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस सिंस मिस हिमांशु रेजिडेंट सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल कंडीशन, और ये तो यहां पे आपने आर ओ आर इसका कर दिया। तो यानी आप देखो सबसे पहले क्या करना है, आप ध्यान दो, जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई भी क्वेश्चंस करोगे तो भाई साहब क्या करना है, मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत, यहाँ पे तो स्पेस है ही है तो मैं यही लिख देता हूँ, क्या क्या रूल फॉलो करना है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो मेरे भाई रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर आता है क्वेश्चन तो नंबर 1 सबसे पहले आप यहाँ पे रूल बताओगे। रूल में क्या बताना है, रूल नंबर 1 बताओगे सबसे पहले, दैट इज आपके कुछ बेसिक कंडीशन होते हैं वो बताओगे। उसके बाद रूल नंबर 2 समझाओगे जो कि एडिशनल कंडीशन होता है वो समझाओगे। रिवीजन वीडियो से कर ले तो हो जाएगा, बिल्कुल 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 हो जाएगा। रूल नंबर ये जब दोनों आप बता दोगे तो इसके बाद आपको बताना है कि भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई मिस्टर कितने दिन रह रहा है, वो स्टे कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन करोगे। जैसे ही आप इसको एक्सप्लेन कर देते हो, इसके बाद जैसे ही आप इसको एक्सप्लेन कर देते हो उसके बाद फटाफट से आपको क्या करना है, वहां पे कंक्लूजन देना है। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका टोटल रेजिडेंशियल स्टेटस का, किसी भी इंडिविजुअल का किस तरीके से बताएंगे वो बताने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस पहले क्या करना है, आपको रूल्स बताने हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितने दिन रहा नहीं रहा, फिर कंक्लूजन देना है कि भैया आपका हुआ क्या है। जैसे मेरे इस वाले सवाल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या करा, सबसे पहले तो यहाँ पे रूल बताया है। आप देखो स्टेप नंबर 1 रूल बताया, फिर 2 बताया, उसके बाद फिर मैंने बताया कि ए पार्ट में उसने क्या क्या काम किया है और उसका आर ओ आर रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया। जब इसका आर ओ आर रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया तो जो भी इसकी इनकम है वो अकॉर्डिंग टू टैक्सेबल करना है आपको आर ओ आर के हिसाब से। अब मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा। आर ओ आर के लिए क्या टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कानपुर, तो क्या कहता है भैया इंडिया में कहीं से कमाओगे टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप चेक करते जाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा यार मैं पूरा कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा और मैं ऐसे समझा दूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो ये क्या कहता है इनकम, तो ये हो गया हमारा, देखो ये टैक्सेबल। इसके बाद रेंट प्रॉपर्टी यूएससी रिसीव कनाडा लेटर रेमिटेंस, रेमिटेंस के केस में 2 लोगों के लिए टैक्सेबल होता है, आरओआर के लिए तो हर बार टैक्सेबल होता है। तो ये आ गया, देखो आप इस तरीके से देखो, ये जो था हमारा ये आरओआर के लिए टैक्सेबल हो गया, ये देखो आरओआर के लिए टैक्सेबल हो गया। रेंट, रेंट आपका आरओआर के लिए टैक्सेबल हो गया। थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, दोनों क्वेश्चन भी दिखाना है। इसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है आपका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में क्या कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है कंपनी इंग्लैंड के लिए 2,40,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, भाई इंडिया की कंपनी से डिबेंचर ले रहे हो, इंडिया से ले रहे हो तो सबके लिए टैक्सेबल होता है, तो आरओआर के लिए तो बेसिकली टैक्सेबल होगा ही होगा। इसके बाद फी टेक्निकल सर्विस रेंडेड इंग्लैंड बट रिसीव इन इंडिया, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होता है, लेकिन हमें सिर्फ आरओआर के लिए बताना है तो वो भी आरओआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा हमारा फी। इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे कि टेक्निकल फी रेंडेड इंडिया बट रिसीव इन साउथ अफ्रीका, भाई जब भारत की जमीन से पैसे कमाओगे तो आप तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला फी भी देखो यहाँ पे मैंने टैक्सेबल कर दिया है, ये देखिए। अगला कहता है कैपिटल गेन शेयर टाटा पावर, तो भैया टाटा पावर तो भारत के अंदर ही है, भारत का ही है, तो भाई सबके लिए टैक्सेबल होगा, आर ओ आर तो बचेगा ही नहीं, तो कैपिटल गेन को भी मैंने क्या करा यहाँ पे देखो टैक्सेबल कर दिया है। इसके बाद बिजनेस इनकम सेटअप कनाडा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो 2 के जब इंडिया से कंट्रोल होता है 2 के लिए टैक्सेबल होता है, तो यहां पे ये आर ओ आर तो आएगा ही आएगा। इसके बाद है पास्ट अनटैक्स इनकम, ये एग्जेम्प्ट होता है तीनों के लिए, तो यहां पे भी मैंने क्या करा एग्जेम्प्ट कर दिया। अच्छा जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो ये जरूर लिखना ऊपर पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर हिमांशु फॉर असेसमेंट ईयर। इसके बाद ये टोटल इनकम आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपने इनको दिखा दिया कि भैया ये टोटल इनकम इसकी है। यहां पे जाके इसका आंसर खत्म होता है और इसके आपके मिल जाते हैं पूरे 12 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे 12। बी पार्ट देखो कितने का आ गया 6 नंबर का। अभी ये और में भी क्वेश्चन पूछेगा इसी तरीके से, ठीक है ना। तो बी पार्ट वाला पार्ट आप देखोगे तो कहता है डिफाइन द एसएससी पर्टिकुलर एंड इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एसएससी। कितने टाइप के एसएससी होते हैं, आपका इंडिविजुअल होता है, कंपनी होता है, यानी पर्सन एक तरीके से कई बार पूछ रहा है ये, तो इसका आंसर आपको 10 ईयर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है। क्या बताइए ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये समझ में आ गया। तो आ जाइए हम आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर, इसी का और वाला पार्ट, इसी का और है जो हमने किया ना फर्स्ट क्वेश्चन का और वाला पार्ट। आपके पास 10 ईयर होगा नहीं होगा, मैंने 10 ईयर डाल दिया है, आप आपको वहां से देख सकते हैं साथ के साथ। सर आज वाली क्लास में जो रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन करवा रहे हो
उससे बाहर तो नहीं आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है अभिषेक, ये तो एक क्वेश्चन आया तो ऐसा थोड़ी है कि लास्ट ईयर का पेपर कर लेंगे तो वैसा ही पेपर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। मेरा कराने का मतलब है पीवाईक्यू। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि इससे बाहर नहीं आएगा लेकिन डेफिनेटली ये बात बोलूंगा कि इसमें से कुछ हद तक सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां कहता है भाई मिस्टर सुमित है, सिटीजन, प्रोफेशन स्वीडन का है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कहता है मिस्टर सुमित है और इसका प्रोफेशन जो है वो स्वीडन में है, वे आर नॉट लाइबल टू पे इनकम टैक्स हिज इनकम प्रीवियस ईयर। और वहां पे ना वो इनकम टैक्स दे ही नहीं रहा, तो एक डीम्ड ओनरशिप वाला था। जब कभी कहीं का इनकम टैक्स नहीं दोगे तो भारत में अगर आप कुछ काम करते हो तो बोलेंगे भारत में आपसे टैक्स ले लेंगे। उस केस में इसका बता दिया कि भाई उसका रेंट का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है, विनिंग फ्रॉम रेस है, ये सारी चीजें उसकी इनकम बता दी गई। कहता है कंसिडरिंग द फॉलोइंग ईच ऑफ द सेपरेट डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्सेबल। इसमें अगर ये इंडिया में नहीं रहता है, स्टे नॉट स्टे इन इंडिया, अगर स्टे इन इंडिया 121 दिन रह जाए 4 दिन के लिए, तो इसके हिसाब से बी पार्ट इसका क्या आता है। देखो इसके अंदर क्या पूछा गया, अगर वो इंडिया में नहीं रहता तब क्या होगा, पहली बात। अगर वो इंडिया में 121 दिन रहता है तब क्या होगा, 4 प्रीसीडिंग इमीडिएटली 450 दिन रह रहा है। तो आपको पता होगा कि डीम्ड वाले के अंदर 120 दिन का क्राइटेरिया है। कहता है ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर सुभाष, कहता है कि एक क्वेश्चन ये आया कि इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 30 कंप्यूटेड द इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर ये और डिपॉजिट इन द ये पीपीएफ अकाउंट कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। यानी इसके बी पार्ट के अंदर आपको स्लैब रेट से एक क्वेश्चन दे दिया गया जहां से आपसे टैक्स निकलवाना चाह रहा है। आ जाइए सर, 6 नंबर का क्वेश्चन ये था और कहता है कि नील और 3 लाख इन केस ए और बी के अंदर। अब सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहां पे कि भाई सबसे पहले ये जो है बंदा, अगर आपकी इंडिया के अंदर 15 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाते हो तो आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाओगे। आ जाओ भाई, आंसर ये रहा सॉल्यूशन यहां से। कहता है नॉन रेजिडेंट, केस नंबर ए नॉन रेजिडेंट अगर होता है, ठीक है ना, केस ए पॉइंट है और नॉन रेजिडेंट माना गया है। क्यों माना गया है नॉन रेजिडेंट, अभी उसका रीजन भी नीचे दे देंगे। कहता है केस नंबर 2 में ही स्टे इंडिया 121 दिन, चेक रेजिडेंसी 121 दिन आप रह रहे हो, 182 दिन से ज्यादा, और ही स्टे 182 दिन 450 दिन, देयरफॉर रेजिडेंट इन इंडिया, देयरफॉर रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये हो गया आपका, एक हो गया आपका एनआर केस नंबर 1 में, क्योंकि वो इंडिया में रह ही नहीं रहा, इंडिया से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो एक केस में हो गया एनआर और एक केस में हो गया एनओआर। आइए पहले केस के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनआर के केस में तो भाई टैक्सेबल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे लिखता है रेंटल इनकम, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम का मतलब क्या हुआ भाई, रेंटल इनकम का मतलब सिर्फ रेंट दे रहा है। तो जब भी रेंटल इनकम दे दे तो ऐसे सिचुएशन में आपको 30% पहले यहां से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों केस के अंदर सबसे पहले तो इसकी इनकम कर दी, जो कि दोनों केस में टैक्सेबल है इंडिया से। डिविडेंड टाटा कंपनी से, इंडिया की कंपनी से है, पूरा टैक्सेबल। विनिंग फ्रॉम लॉटरी इंडिया से, भैया पूरा टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी इनकम एक्रूड एंड रिसीव इन स्वीडन, वहीं पे हुआ है, यहां पे नहीं हुआ तो भाई नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, ना ही इसके लिए टैक्सेबल है। अगर आरओआर होते तो आपका टैक्सेबल हो जाता। बिजनेस इनकम स्वीडन, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो 2 के लिए टैक्सेबल होगा, तो एक एनओआर के लिए तो हो गया, इसके लिए नहीं हुआ। हमने टोटल इनकम इसकी कैलकुलेट कर ली, ये रही हमारी टोटल इनकम। भाई पहले केस के अंदर क्या हुआ, आपने इसको नॉन रेजिडेंट क्यों माना, क्योंकि बोला गया कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर इंडिया की इनकम, तो आप इंडिया की इनकम अगर इसकी चेक करते हो तो 11 लाख और ये 15 लाख, ठीक है ना, और दोनों तो 15 लाख ही इसकी इनकम हो पा रही है, नहीं 16 लाख होगी ना, 2 4 5 16 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई इंडिया से। और एक्रूड एंड रिसीव स्वीडन से हो गया, बिजनेस इनकम स्वीडन, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये बाहर की इनकम हो गई दोनों, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव इन स्वीडन। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे लग रहा है। मिस्टर सुमित सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोफेशन स्वीडन, नॉट लाइबल टू पे टैक्स इनकम टैक्स हिज इनकम प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम इसकी 15,22,000 हो रही है। अच्छा
ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन करना, इस क्वेश्चन में रह गया करेक्शन यार ये, चलो उस टाइम पे क्या था, इसको जो है ना इस वाले पार्ट को आप आर ओ आर एन ओ आर मानोगे, ठीक है, इसको एन ओ आर मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि लॉ और रूल ये कहता है कि अगर आप अब इंडिया में रह ही नहीं रहिए तो मतलब नहीं है आप इंडिया में रहो या नहीं रहो। एक रूल ये कहता है कि अगर आपकी 15 लाख से इंडियन इनकम ज्यादा है और आप कहीं और टैक्स नहीं दे रहे, तो सवाल में ये भी कह रहा है कि ये कहीं टैक्स ही नहीं दे रहा। आप सवाल में देखेंगे तो क्या कह रहा है, ये नॉट लाइबल टू पे टैक्स, वहां पे टैक्स देने के लाइबल नहीं है। तो इंडिया के अंदर अगर 15 लाख से ऊपर है तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, आप जब आंसर देखोगे तो उसको भी ठीक कर लेना, ये भी नॉन रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट। और इसकी इनकम यहाँ पे भी, सॉरी नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR ही होगा। और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, इसका ब्लैंक ही रहेगा। और यहाँ 3 लाख, दोनों की इनकम सेम आ जाएगी, 18,22,000। इसको ठीक कर लीजिएगा। अब नीचे यहाँ पे कंडीशन बता दिया चेक करने का। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट जो कि था। इसके साथ डिटरमाइन ROR NOR, ठीक है, ये NOR के हिसाब से करोगे, इंडिया में नहीं रहता है, तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसका बी पार्ट में आंसर में देखते हैं। टैक्स लाइबिलिटी पूछा है उसने, तो ग्रॉस इनकम दे दिया इसने, यहाँ से जो भी डिडक्शन था डिडक्शन मिल गया इसको। इसके बाद टोटल इनकम, उसके बाद यहाँ पे इसने एग्रीकल्चर इनकम था और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर से इनकम आएगा। तो आप मान के चलिए इस बार भी आपका बी पार्ट जो होगा ना, तो ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर इनकम अगर मान लेते हैं आपने जो अभी पढ़ रहे हैं, अगर उसने छोड़ दिया है कोई बात नहीं, आपको ए सेक्शन में तो मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर पाओगे, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सर इसके अंदर किस तरीके से होता है, मैं एक क्लास में पूरा एग्रीकल्चर का प्रॉपर एक बार बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहता है ना बी, देखो ये कहता है, ये देखो बी पार्ट ध्यान देना। कहता है ग्रॉस टोटल इनकम 30 ईयर है, कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 6,50,000। कहता है हिज ग्रॉस टोटल इनकम एज एंड कंप्यूटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ही डिपॉजिट 50 PPF अकाउंट, कंप्यूट द हिज टैक्स लाइबिलिटी एग्रीकल्चर इनकम, ओल्ड रिजिम ही एग्रीकल्चर, ही हैज एग्रीकल्चर इनकम। तो जो ये दे रखा है एग्रीकल्चर, तो जब कभी भी आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है तो ऐसे सिचुएशन में चीजें बदल जाती है। उसके अंदर आपको स्लैब रेट वगैरह लगा के अलग अलग चेक करना होता है कि इसकी इनकम अगर नील हो तब बताइए, इनकम 3, अगर इनकम नील है तो ऐसे में तो ये 0 हो जाएगा टैक्सेबल एग्रीकल्चर, लेकिन अगर 3 लाख है तो उस केस में बच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ना एक केस आपको दे रखा है जो कि आपका ये हो गया, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम 0 हो जाएगा। दूसरा केस दे रखा है आपको जहां पे एग्रीकल्चर इनकम निकालना पड़ेगा। तो इसके रूल होते हैं विद एग्रीकल्चर, विदाउट एग्रीकल्चर, तो ये आपको सीखोगे तभी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या मैंने आपके सामने रख दिया है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आ जाइए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है सैलरी का। जैसे मैं कह रहा था कि सैलरी के ऑप्शन में सैलरी आता है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, होपफुली आपको विजुअल होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा धीरे धीरे करा दूं आपको। अब सैलरी का अगर मैं क्वेश्चन समझाऊं आपको, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आ जाइए, क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं ताकि इधर उधर आपका माइंड मतलब डाइवर्ट ना हो। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन। मिस मोनिका है, 54 ईयर एज है, एम्प्लॉयड इन द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के रूल लगते हैं, ग्रेजुएटी वगैरह इन सब चीजों के। इंदौर MP में है। सी सबमिटेड द फॉलोइंग डिटेल 24-25 के लिए। इसकी बेसिक सैलरी दे रखी है, तो बेसिक सैलरी आपको दे रखा है पर मंथ। DNS अलाउंसेस दे रखा है 20% ऑफ बेसिक, तो इसका बेसिक ले लोगे। इसका कहता है इंक्रीमेंट हो गया इसका 4,000 रुपए। कब से इंक्रीमेंट हुआ, 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक इसका 4,000 बढ़ जाएगा। यानी जो ये 46,000 है, ये 46,000 कितने हजार में कन्वर्ट हो जाएगा, 50,000। तो उसके साथ साथ DA भी इसका बढ़ेगा। हेल्पर अलाउंसेस स्पेंट 1,000 9 मंथ ओनली, तो कहता है कि इसको एक हेल्पर अलाउंसेस दिया गया है हेल्प करने के लिए। सी स्पेंट 1,000 रुपए 9 मंथ ओनली के लिए 1,500 रुपए, तो उसका देख लेंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिल गया विद इफेक्ट फ्रॉम, ये सारी चीजें दे रखा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट किया गया है। इंटरेस्ट अर्न ऑन द स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट अर्न है। रीएम्बर्समेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट का बताया हुआ है। रीएम्बर्समेंट टेलीफोन बिल के लिए, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है पूरा। यूज लैपटॉप कर रहा है ये, तो आप ध्यान दोगे ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है परक्विजिट्स के ऊपर। और क्वेश्चन कितने नंबर का है सर, ये 12 नंबर का है, ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था।
अब चलिए इसके बी पार्ट में सी ऑल्सो, इसकी और भी इनकम बता रहे हैं कि 20,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जमा करवाती है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी अंडर द, कहता है टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। तो जब टैक्स लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है ना, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर टोटल इनकम निकालो, डिडक्शन दो, और ये अगर बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम तो फिर थोड़ा आसान रहता है। इसके बाद बी पार्ट आता है डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स से रिलेटेड आपको परक्विजिट्स बताना है। तो आप देखोगे ए पार्ट के थ्योरी में भी क्या रहा हमारा, यही रहा। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को अगर आप देखोगे, आ जाओ सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन 46,000 है, तो यहाँ पे देखो 46,000 इंटू 3, फिर 50,000 इंटू 9। पहले ये वाला आगे आपका सैलरी 20% बोला गया है, तो आप पूरा इस सैलरी के ऊपर सीधा सीधा आप 20% निकाल लोगे तो आपका बन गया डीए। अब डीए में कुछ भी नहीं बोला गया तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट का नहीं है, ये हम अजम्पशन लेके चलेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट नो मनी स्पेंड, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हमारा 12 के महीने से पूरा टैक्सेबल। उसके बाद आपका आ गया हेल्पर अलाउंसेस नो, तो हेल्पर अलाउंसेस के अंदर देखो क्या है, 12 महीने का मिला आपको, ये 9 महीने तक इतने खर्च कर दिए तो बाकी बैलेंस बचा वो आपके लिए टैक्सेबल हो गया। इसके बाद आगे कहता है कि आपको एक चीज याद रखना, हर टैक्स लाइबिलिटी अंडर द ओल्ड रिजिम बोल भी दिया इसने। हाउस रेंट अलाउंसेस पेड 12,000 रुपए 30/9/2024 से इसने पे किया है 12,000 रुपए, ये दे रखा है आपको। और इससे क्योंकि ये ना स्टेट गवर्नमेंट की इंप्लॉई है, तो रेंट इसने पेड किया 30/9 से किया टिल 30/9 तक, एंड 16,001/10 से पे किया। यानी जो इसका रेंट था 12,000 रुपए वो कुछ दिनों के लिए था। जो 12,000 रुपए रेंट था ना इसका, कुछ टाइम के लिए इसने 12,000 पेड किया, उसके बाद इसका रेंट बढ़ के 16,000 हो गया। तो 2 फैक्टर हो गए और एक सैलरी भी हो गया जो इसका इंक्रीमेंट लगा। तो 2-3 फैक्टर में एचआरए निकालेंगे। तो इसमें सबसे टफ पॉइंट क्या है, एचआरए निकालना। तो इसके एचआरए की कैलकुलेशन आप देख सकते हो, यहां पे बताया हुआ है। एचआरए की कैलकुलेशन आप देखिए क्या बताया हुआ है। कहता है सैलरी आपका फर्स्ट पीरियड के लिए तो 3 महीने के लिए, क्योंकि उस टाइम इंक्रीमेंट लगा तो उसके हिसाब से। फिर सैलरी सेकंड पीरियड जहां से उसका एचआरए रेंट बढ़ गया। थर्ड पीरियड के लिए फिर उसका रेंट बढ़ गया, तो इस हिसाब से इसका सैलरी निकाला गया। एचआरए आपका सबके हिसाब से इसने निकाल दिया और यहाँ पे एचआरए एग्जेम्प्ट हो गया। इसको आपको मैंने सिखाया हुआ है बड़े आसान तरीके से। देखो जो मैंने यहाँ टेबल भी बना के दिखा दिया कि भैया एचआरए पहले वाले पीरियड के लिए इस तरीके से निकाला तो इसमें से लिस्ट ये आ गया, फिर दूसरे वाले पीरियड के लिए निकाला लिस्ट ये आ गया, तीसरे वाले पीरियड के लिए निकाला लिस्ट आ गया, तीनों को ऐड कर दिया, यही एग्जामिशन मिल जाएगा। ये रहा, मैंने ये वाले तीनों अमाउंट जो आप देख रहे हो, ये तीनों अमाउंट आप देखो यहाँ पे मैंने ऐड करा है और ये यहाँ पे दिखा दिया, और टोटल एचआरए ये था, एग्जामिशन मिल गया उसके हिसाब से मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे एचआरए, और एचआरए में नोट दे दिया कि भैया वहां से टैक्सेबल आया है। ये वाला अमाउंट देखो, ये वाला अमाउंट सीधा एचआरए पे टैक्सेबल कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाता है भाई रीएम्बर्समेंट ऑफ बिल, पूरा टैक्सेबल हो जाता है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। परक्विजिट्स वैल्यू आपका 7 महीने के लिए होगा, क्योंकि कार के अंदर क्या कहता है आप ध्यान से समझिए। कार में क्या कहता है, कहता है एम्प्लॉयर 1200 सीसी का विच वर एक्सपेंस कब से, 1/9 से। तो 1/9 से 6 महीने ही हुए और 7 महीने, 1/9 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने, तो 7 महीने का इसको कार का मिल गया। ड्राइवर होता तो 900 रुपए पर मंथ और होता, तो ये कार का इसका मिल गया। इसके बाद हमने टोटल ग्रॉस सैलरी निकाल लिया बड़े सिंपल तरीके से, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, जीटीआई आ गया, एटीसी का डिडक्शन मिल गया आपको 1,40,000, ये टोटल इनकम आपकी बन गई। अब टोटल इनकम जब बन गया, अब देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे 12 नंबर में, तो आप कोशिश करना कि नोट जरूर लिख दो कि भाई एटीसी का डिडक्शन क्यों मिला, कितना मिला, पीएफ का क्या है नहीं है। अब जो सूप एसपीएफ है, एसपीएफ में कोई भी पैसा डालते हो तो वो टैक्स फ्री होता है, तो वो होता ही नहीं टैक्सेबल का पार्ट, कभी भी आ जाए आपका एसपीएफ। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से इतने ये है, क्योंकि इसकी उम्र भी दे रखी है आपको 54 साल, 60 साल से कम है तो 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा, और उसके हिसाब से इसको 87 कितने इनकम बननी थे, 6,42,000, तो इतना टैक्सेबल इनकम इसका बन गया। अब इसके और में सेकेंडरी क्वेश्चन है, इसके और में देखो क्या आया, ध्यान देना। जो मैं बोल रहा था, जो मैं पिछले ट्रेंड के हिसाब से, रिटायर सबसे पहले रिटायर हो गया, तो यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसके क्वेश्चन के अंदर रिटायरमेंट होगा, तो परक्विजिट्स कार वार नहीं देंगे फिर इसके अंदर वो नॉर्मली। कहता है रिटायरमेंट हो रहा है 1 से 20 साल 4 महीने रिटायरमेंट इसने करा, 55,000 रुपए जो है इंक्रीमेंट एन 100 बता दिया। कहता है कन्वेंस अलाउंसमेंट दे रहे थे 600 खर्च कर रहा था, प्रोफेशनल टैक्स भी था इसका। अब ये सरकारी इंप्लॉय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कंट्रीब्यूट कर रहा था 9,000 रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वहां से इंटरेस्ट भी इसका क्रेडिट हुआ रहा था 11%, तो 8.5% एग्जाम, 9.5% एग्जाम, बाकी टैक्सेबल। इसके बाद ये क्या कहता है,
रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेजुएटी मिला, इसका कैलकुलेशन करो। एंटाइड पेंशन मिला, इसका कैलकुलेशन करो। कम्यूटेड पेंशन एंड कम्यूटेड लीव एनकैशमेंट मिला, इसका। रिसीव आर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ से इसने कुछ पैसे रिसीव किए। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फॉर द 25-26 न्यू रेजिम के हिसाब से। तो भाई यहां पे आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन किससे आया, रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर। कैसे किया इसने, सबसे पहले इसका देख लेते हैं। सर सेम क्वेश्चन पूछा है, प्लीज रिप्लाई। सर मैंने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज रिप्लाई। फिज ने कहा पूछा है क्वेश्चन, आप दोबारा बता दिए फिजा। अभी पहले ये फटाफट से करा दे, ठीक है। इसका बी पार्ट आ गया, फिर से डिस्कस करना है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री कंसेशनल लोन। यानी दोनों के सैलरी के चॉइस में ये रेंट फ्री कंसेशनल लोन जो बच्चे पढ़ रखा है उसको पता है कि सैलरी का ही पार्ट है, ये दोनों बार पूछ लिया गया। अब सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान दो। आपको पता है कि 55,000 रुपए इसकी सैलरी है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो इसकी सैलरी हो गई 55,000 रुपए रिटायरमेंट के टाइम। लेकिन जो इसका इंक्रीमेंट लगा था, आप देखो कहता है कि 1/8 से इंक्रीज हुआ था, 48,000 था उससे पहले ये। तो 48,000 1/8 तक, तो 8 का मतलब हो गया अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 महीने। तो 4 महीने का ये सैलरी था, उसके बाद 4 महीने का ये सैलरी है। क्यों 4-4 8 महीने, क्यों, क्योंकि 1/12 को वो रिटायर ही हो गया, तो सिर्फ 8 महीने ये काम किया, तो 8 महीने का सब कुछ कैलकुलेट होगा, 8 महीने का सैलरी। फिर 30% डीए था आपका, कहाँ डीए तो क्वेश्चन में गिवन है आपको, 50% 30% डीए, जिसमें से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, तो 30% आपका डीए आ गया। कन्वेंस अलाउंस भी देखो 8 महीने का निकाला। प्रोफेशनल टैक्स जो है ये इसी का टोटल है ये, ठीक है ना, ये से कंसीडर नहीं करिएगा। ये कहां से आया, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपए ऐड हो गया, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स के केस में एम्प्लॉयर पेड कर रहा है एम्प्लॉय, तो कहता है प्रोफेशनल टैक्स पर ईयर। यहां पे बताया नहीं कि किसने पे किया, तो यहां पे मान लेते हैं कि मालिक ही पेड कर रहा है, अजम्पशन है। ये वाला पार्ट हमने अज्यूम किया है कि अज्यूम क्या किया है कि प्रोफेशनल टैक्स ऑनर ही पे कर रहा है। आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, तो भाई इसके अंदर आपको पता है कि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, बैलेंस टैक्सेबल। इसका वर्किंग नोट हमें दिखाना पड़ेगा, ये रहा इसका वर्किंग नोट। आरपीएफ में इसने पैसे डाले थे, ये 15% था, तो 3% टैक्सेबल कर दो, सीधा सीधा उठा के इसका 12% तक एग्जेम्प्ट वगैरह करके यहाँ पे निकाल दिया। सेम इंटरेस्ट के अंदर भी देखा जाए तो इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन निकालोगे, और इंटरेस्ट को भी जितना पार्ट टैक्सेबल होगा वो आप करोगे। तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा आरपीएफ का, और आरपीएफ के बाद इंटरेस्ट का, दोनों पार्ट टैक्सेबल हमने कर दिया। यहाँ 11/5 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। ग्रेजुएटी टैक्सेबल कितना ग्रेजुएटी होगा, कम्यूटेड पेंशन कितना होगा, इन सभी के लिए आपको अलग से वर्किंग नोट करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप ग्रेजुएटी का निकालोगे। तो स्टैच्यूटरी लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, एक्चुअल रिसीव कितना 6 लाख, 15/26, क्योंकि ये आपका कवर्ड है या अनकवर्ड, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में जब देखोगे ग्रेजुएटी के अंदर, तो क्या कहता है ग्रेजुएटी के बारे में, देखिए कहता है कि भाई इसने क्या करा, ये रहा, ही एंटायर्ड पेंशन, इसके ही रिटायर फ्रॉम एन ग्रेजुएटी, ये कवर्ड अंडर द ग्रेजुएटी एक्ट, कवर्ड है, तो कवर्ड में 15/26 लगेंगे। उस रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। जो तीनों में से सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 71,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 71,500 एग्जेम्प्ट हो गया हमारा, जो कि था इंटू 20 भी हुआ ना, ठीक है। मतलब टोटल ये बना था हमारा सैलरी, और उसको हम इंटू 20 साल से 15 यहाँ पे निकाला, तो ये वाला एग्जेम्प्ट पार्ट होगा। तो एक तरीके से 6 लाख तो रिसीव ही हुआ, एग्जेम्पशन ये आ रहा है, तो लॉस 6 लाख होगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएटी वाले केस में देखेंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। यहाँ पे देखो मैंने 0 दिखा दिया। वाई सर 0 क्यों, क्योंकि 6 लाख ही एग्जेम्प्ट हो गया। लीव एनकैशमेंट 1/3 ऑफ फुल पेंशन कम्यूटेड पेंशन के हिसाब से यहाँ पे आ गया। अब याद रखिएगा कि इसको पेंशन वाली बात को ध्यान दीजिए, मैं समझा दूं। कहता है ही एंटायर्ड द 30,000 पर मंथ स्टार्टिंग 1/12 से पेंशन मिलेगा, और 45% पेंशन रिसीव 90,000 लमसम कम्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1, यानी 12वें महीने में तो 30,000 का इसको पेंशन मिलेगा मेरे भाई। तो 12वें महीने का 30,000 पेंशन कहाँ गया, ये रहा। अनकम्यूटेड पेंशन 30,000 रुपए जो था वो 2 महीने का मिला, उसके बाद बाकी के 2 महीने का वो 40% कन्वर्ट करा चुका है, तो बाकी का 65% के हिसाब से ये पेंशन हो गया। और जो कम्यूटेड वाला था ये था। लीव एनकैशमेंट का रूल लगाना होगा, जो कि आपको सभी को ये चीजें पता करना पड़ेगा। लीव एनकैशमेंट कैसे होता है, क्या हमारा होता है यूज्ड अनयूज्ड, इस तरीके से इसका कैलकुलेशन मैंने प्रॉपर तरीके से यहां कराया हुआ है। तो मुझे बस जस्ट पेपर डिस्कस करना है, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया कि क्या था। तो ये है हमारा लीव एनकैशमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जो कि पूरी तरीके से था
इसके अंदर अगर कोई पॉइंट डाउट में है तो आप पूछ सकते हो, आपके पास 10 ईयर होगा, नहीं होगा मैंने 10 ईयर दिया हुआ है, आप जाके उसे डाउनलोड करके देख सकते हो अगर बाय नहीं किया, क्योंकि 10 ईयर का तो 10 ईयर नहीं आएगा, इनकम टैक्स का 10 ईयर नहीं आएगा। अगर मैं आपको लीव एनकैशमेंट समझाऊं तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे एवरेज सैलरी निकाला इसने 10 मंथ का, कैसे कैसे निकाला वो सारी चीजें ऐड करके, ये आ गया एवरेज सैलरी 10 मंथ का। 3 पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट होता है मैक्सिमम, ये देखो एग्जेम्पशन डिपेंड अपॉन द 10 मंथ एवरेज सैलरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया। तीसरा एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, 25 लाख एक्चुअल रिसीव ये है, 10 महीने का एवरेज सैलरी, कैलकुलेट 120 दिन हुआ तो आपका 120 बटे में 30, और ये तो इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा, इससे और इससे और इससे, तो तीनों में से कम तो मुझे यही लग रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 5,50,000 मिला, जिसमें से ये वाला पार्ट एग्जेम्प्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट टैक्सेबल होगा, जो कि यहाँ आ गया हमारा ये वाला पार्ट टैक्सेबल। क्लियर? सर स्टेप मार्किंग मिलते हैं, बिल्कुल स्टेप मार्किंग होगा, लेकिन आपको पूरा ही करोगे और अच्छे से। आप ऐसे सोचोगे कि कुछ भी लिख दिया 4 लाइन, जैसे ये क्वेश्चन है, आपने सिर्फ एक ही पॉइंट लिख दिया और बोला स्टेप मार्किंग मिलेगा और बाकी सब गलत है, तो नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग का मतलब है बाई चांस एक ये वाला पार्ट गलत हो गया, बाकी पूरा क्वेश्चन एकदम ठीक है, तब जाके आपको स्टेप मार्किंग मिलने वाला है। आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किस पे आया। जैसे कि आपका बीकॉम ऑनर्स का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आया पीजीबीपी से। इतना आसान क्वेश्चन, इतना मजेदार क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊंगा और मैं समझाता जाऊंगा। सैलरी नॉर्मल बिजनेस इनकम है, इसके अंदर सबसे पहले ना आप एडजस्टमेंट पढ़ लीजिएगा। एडजस्टमेंट के अंदर देखिए, कहता है सैलरी में एक ग्रेजुएटी इंक्लूड था और ये हमारा कमीशन, कहता है कि आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएटी और बोनस इंक्लूड था। तो आपको ग्रेजुएटी और बोनस का पता है, रूल क्या कहता है, ड्यू डेट से पहले पे करना है। इसके अंदर आपको बता दिया कि भैया ड्यू डेट से पहले, ये वाला जो डेट है ड्यू डेट से पहले, तो ये तो हमें अलाउड है, लेकिन ये डेट भी ड्यू डेट से पहले ये भी अलाउड है, ये वाला डिसअलाउड हो जाएगा, ये हम लेने नहीं देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। हमारे इनकम को ये प्लस कर देगा, क्योंकि हमने माइनस कर रखा है, प्लस कर देगा। 15,000 रुपए इंक्लूड ऑफिस एक्सपेंस प्रोविजन 4। अब यहाँ पे क्या कहता है, नॉट सेटिस्फाई द प्रोविजन, तो 15,000 ऐसे खर्चे हैं जिसको भैया इनकम टैक्स वाले मना कर रहे हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा सारे खर्चे। डेप्रीशिएशन 1,45,000, ये वाला माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन, और इसके अंदर जो डेप्रीशिएशन ये वाला दे रखा है इसको प्लस कर देंगे वापस से, या डिफरेंस लेके कर दोगे। कहता है सेल्स रिसिप्ट 20,000 रुपए नॉट इन द एरर ऑफ ओमिशन टिल, तो ये सेल्स 20,000 आप लिखना ही भूल गए, तो अपनी इनकम को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 18,000 रुपए पेड इंजीनियर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग थ्रू द रिपेयर ऑफ द मशीनरी डज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं लिखा तो भैया ये 18,000 तो लिखना चाहिए, तो आप क्या करो, अपने नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो। इसके बाद क्या कहता है, एक्चुअल बेड डेट्स हमारा 90,000, तो भाई एक्चुअल हुआ तो इसे माइनस करो बेड डेट्स को। इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड 5,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंस थ्रू, कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस में इंक्लूड 5,000 पेड एज अ मेडिकल ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए भाई पर्सनल है तेरा, इसको हटा, तेरे पर्सनल एक्सपेंस थोड़ी होंगे, तो ये भी वापस खर्चे में, मतलब इनकम में प्लस करो, क्योंकि जब खर्चे हटाने की बात करूंगा तो उसको इनकम में प्लस करोगे, इनकम में प्लस कर दोगे। इसके बाद क्या कहता है, अगला पॉइंट देखो, तो अगला पॉइंट यहाँ पे कहता है इंश्योरेंस के बाद एक्चुअल बेड डेट्स हो गया, रिकवरी ऑफ बेड डेट्स, आपका बेड डेट्स रिकवर हो गया, तो उसके इसके अंदर आपका प्लस हो जाएगा। तो सारे प्रोविजन मैंने कराए हुए हैं। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अज्यूम द इन्वेस्ट करता है 1,20,000 एनएससी 11 में, तो 80C का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद कहता है कि फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ये करता है 31/7 को, इग्नोर ऑल्टरनेटिव टैक्स एग्जिम, मतलब जो दूसरा है ऑल्टरनेटिव उसको इग्नोर करना है, यानी न्यू रिजिम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हाउ डज द कंप्यूट एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 44 AE, मैंने ये सेक्शन बताया हुआ है कि भैया इंपॉर्टेंट है, आएगा, और थ्योरी में तो कल मैं बताऊंगा। तो ये पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कैसे लेंगे। सबसे पहले ये वाला नेट प्रॉफिट उठाया और सीधा नेट प्रॉफिट ये रख लिया। अब हम जो जो बोल रहे थे, जैसे बोनस को वापस से ऐड कर दिया, देखो ये 5,000 रुपए मैंने बोला डिसअलाउड होगा। इसके बाद फिर से ग्रेजुएटी ऐड हो गया हमारा 1,00,000 रुपए। क्यों हुआ सर 1,00,000 रुपए ग्रेजुएटी, देखो 20,000 रुपए तो ये कैंसिल हो गया, टोटल ग्रेजुएटी था हमारा कितने का, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए में से आपके 20,000 टोटल कितने, 1.5 लाख रुपए आपने यहाँ पे पहले ही पे कर रखा, तो भाई बाकी का 1,00,000 नहीं पे किया, तो 1,00,000 ऐड हो गया। ऑफिस एक्सपेंस डिसअलाउड हुआ यानी ऐड, ये मैं सारी चीजें वो बता रहा हूँ जो कि ऐड हो रहा है, सारी चीजें वो बता रहा हूँ यहाँ पे जो कि क्या हो रहा है, हमारा प्लस होता जा रहा है। देखो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस गिफ्ट स्पाउस पर्सनल, पर्सनल के लिए ये तो ध्यान नहीं दिया, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये देखो सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस है ये, और यहाँ पे बोला भी होगा इसने जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। ये रहा सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस, स्पाउस को गिफ्ट दिया, तो भाई बीवी को गिफ्ट मत दो, इनकम टैक्स इसको अलाउड नहीं करता। मेडिकल एक्सपेंस भाई ये भी तुम्हारे लिए नहीं है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं होगा, तो अब इसको भी हम पढ़ेंगे। सैलरी ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस ठीक है, इंश्योरेंस ठीक है, डेप्रिसिएशन ठीक है, सेल्स प्रमोशन ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉट अलाउड हटाओ, इनकम टैक्स नॉट अलाउड हटाओ, एक्साइज ड्यूटी ठीक है। तो देखो इनकम टैक्स को भी हटा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इनकम में देखते हैं कमीशन रिसीव बिजनेस ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नहीं हटाओ, ये अदर सोर्स का इनकम है, इसको गिफ्ट फ्रेंड ये भी हटाओ, ये भी अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये भी हटा दो, रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट, रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट्स ये रह जाएगा। अब क्या क्या हटा दिया, देखो मैंने लेस क्या क्या कर दिया, इंटरेस्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, इंटरेस्ट रिफंड कर दिया, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स ये सारा हमने माइनस कर दिया। तो हमने क्या करा, एक पहले तो ये प्रॉफिट लिया, इसमें से कुछ चीजें ऐड किया, ऐड करके ये करा, इसके बाद ये इनकम आ गया। तो ये इनकम आ गया जो कि हमारा बिजनेस का इनकम है। अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर दिया हमने, एक्सपेंस अलाउ जो करेगा डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और रिपेयर वाला, मशीनरी वाला सब करके ये हमारा पीजीबीपी का इनकम आ गया। देखो ये इनकम किसका इनकम आ गया, हमारा बिजनेस प्रॉफिट का इनकम आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम आ गया ये, ठीक है ना। इसके बाद इसके कुछ अदर सोर्स के इनकम थे तो उसकी हेडिंग अलग, एक तरीके से ये इंडिविजुअल असेसमेंट का क्वेश्चन बन रहा है। ये सारे जो इंटरेस्ट जो हमने यहां वाले इनकम को हटा दिया, तो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निकालना है इसका, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम करना है। तो टैक्सेबल इनकम में सारे हेड इनकम निकालो। तो मैंने यहाँ पे जीटीआई अदर सोर्स का इनकम कर दिया मैंने यहाँ पे जो था, और इसके हिसाब से ये पार्ट मेरा क्या हो गया, टैक्सेबल। डिडक्शन देना था एटीसी, एटीसी इसका डिडक्शन दे दिया। अब यहाँ पे कौन सा अल्टरनेटिव रिजिम था, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम इन द ड्यू टू इनकम टैक्स, इग्नोर अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, इग्नोर। और ये अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम जो था हमारा, डिडक्शन क्यों दिया फिर, इसको क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करते हैं। इग्नोर वर्ड नहीं है, ठीक है, इग्नोर वर्ड यहाँ पे नहीं है। उसके हिसाब से हमने ये सारे के सारे क्या करें, डिडक्शन दे दिया है जो कि देना था, मेडिकल वाला 5,000 और ये टैक्सेबल इनकम आ गया। अब देखो इसके नीचे जो ये नोट दिया है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीजीबीपी में देना पड़ेगा। था भाई ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये भी पीजीबीपी का ही है, और यहाँ पीजीबीपी के इनकम में सारे के सारे एडजस्टमेंट है। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं और फिर आपको समझाता जाता हूँ, और फिर क्या होगा उसके लिए। तो देखो मैंने प्रॉपर नोट 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 लिखा ही है, ऐसे ही आपको नोट, इतना डिटेल नहीं, लेकिन फिर भी आपको नोट लिखोगे तभी भी नंबर मिलेंगे। अब ये दिया रखा है रिसिप्ट पेमेंट। इस बार पार्टनरशिप फर्म आने का क्वेश्चन पक्का, क्योंकि अमेंडेड भी है तो पार्टनरशिप फर्म का जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या करते हैं हम, सारा का सारा रिसिप्ट लिख लेते हैं और सारा का सारा पेमेंट को लेस कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। यानी हम पहले रिसीव लिख लेंगे, जो बिजनेस का रिसीव है उसको लिख लिया, और माइनस कर दो पेमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड है, और जो भी आ गया ये प्रॉफिट आ गया, इसके ऊपर हमें टैक्स देना है जो कि पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। आ जाइए, सबसे पहले यहां पे क्या कहता है कि कार, ध्यान दीजिए, कहता है कि इसने कार खरीदा है 1/5 को और सोल्ड कर दिया इतनी तारीख को, हाइवर 50% कार यूज पर्सनल। तो भाई बिजनेस के अंदर आधा और पर्सनल आधा, तो जो भी कार के खर्चे हैं, कार से रिलेटेड नुकसान है, जो भी कार से रिलेटेड होगा वो सिर्फ 50% ही हमारा जाएगा अगर देखा जाए तो। इसके बाद गिफ्ट 3,000 रुपए रिसीव फ्रॉम फादर सन 10th एनिवर्सरी प्रोफेशनल के लिए, तो ये गिफ्ट मिला है हमारा प्रोफेशनल करियर के लिए। तो भाई ये बिजनेस का इनकम हो सकता है क्योंकि प्रोफेशनल करियर के लिए। टीडीएस फिक्स डिपॉजिट डिडक्टेड पंजाब नेशनल बैंक 10%, तो जो भी इंटरेस्ट था उसके ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्टेड हो गया है, तो ये हमारा एडवांस टैक्स हो गया। सैलरी टू स्टाफ 24,000 रुपए विच पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, तो इसे डिसअलाउड कर देंगे। इंडिया के बाहर कोई भी पैसा आप विदाउट टीडीएस के देते हो तो डिसअलाउड हो जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन द बुक्स 40% एज पर इनकम टैक्स, तो जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से हमारे पास बुक होगा उसके ऊपर 40% डेप्रीशिएशन लगाएंगे माइनस करने के लिए। जर्नल एक्सपेंस 35,000 रुपए है, बीइंग इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द लाइफ। जर्नल एक्सपेंस में 35,000 रुपए ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि लाइफ LIC दे रखा है, तो इसे भी हटा देंगे जनरल एक्सपेंस में से, बाकी का जनरल एक्सपेंस ले लेंगे। वी कुड नॉट रिकॉर्ड ऑफिस एक्सपेंस नहीं लिख पाया, तो इसको हम अब लिख के सही कर देंगे। आपको क्या करना है, एज पर ओल्ड रिज्यूम के हिसाब से करना है इसको। एक्सप्लेन द प्रोसीजर क्लबिंग एंड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, क्या सॉरी कंप्यूटिंग या कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, देखो पीजीबीपी का ही क्वेश्चन आया। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये फीस है प्रोफेशनल फीस,
ये देखो, सबसे पहले ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें प्रोफेशनल फीस, तो ये इनकम है, तो ये रिसिप्ट में आ जाएगा। सेल ऑफ कार है, तो सेल ऑफ कार के केस में 50% ही इसका होगा। तो आप आंसर को भी ऐसे देखते जाइए तो ज्यादा बेटर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा तो स्मॉल है, थोड़ा आप जूम करके बाद में देखेंगे कैसे देखेंगे, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। चलो ये सबसे पहले प्रोफेशनल, ये जो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये कैश का बैलेंस है, इसको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, इसको इग्नोर करके चलना है। तो आपका प्रोफेशनल फी 18,56,000 है, तो ये आ गया प्रोफेशनल फीस 18,56,000। इसके बाद सेल ऑफ कार नहीं आया। अब इसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी भाई बिजनेस का ही इनकम होता है एक तरीके से, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, तो ये भी आ गया। इसके बाद गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट 60,000 रुपए, तो 60,000 गिफ्ट पेरेंट से मिला है, जिसमें से कहता है कि 30,000 रुपए जो है ना वो प्रोफेशनल के लिए, तो 60 तो पूरा नहीं लेंगे, तो सिर्फ 30,000 बिजनेस का इनकम है, तो ये बिजनेस का इनकम आ गया। तो यहां से यहां तक हमने बिजनेस का इनकम को निकाल लिया है। ठीक है, ये बिजनेस इनकम है। अब पेमेंट में रेंट ऑफ चैम्बर, चैम्बर का रेंट है, तो भैया बिजनेस का खर्चा है, माइनस करो। परचेज ऑफ कार, कार का है, तो कार का तो अभी हम देख लेंगे क्या करना है। कहता है सैलरी टू स्टाफ 8,95,000, तो सैलरी 8,95,000 है, जिसमें से हमने टीडीएस के बिना 24,000 जमा किया है, तो स्टाफ की सैलरी में 24,000 माइनस करके तब हमने माइनस किया है। परचेज ऑफ बुक एसेट्स है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50%, जो भी कहा है इसने उसका डेप्रिसिएशन ले लेंगे। सर क्वेश्चन तो आएगा ही एक कैसे, तो आप देख लो, आपके अदर चैप्टर अच्छे से हो रहे हैं तो, बट स्किप करना ऑप्शन नहीं है। सर ये रेगुलर का पी रेगुलर एसओएल का दोनों का, हाँ ये रेगुलर का है, ये वाला जो मैं करवा रहा हूँ रेगुलर का करवा रहा हूं। अब यहां पे एक्सप्लेन द डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहां तक आ गए थे। अब इन्वेस्टमेंट पीपीएफ इसका भी कोई काम नहीं है, परचेस ऑफ बुक इसका भी कोई काम नहीं है, इनकम टैक्स इसका भी काम नहीं है, जर्नल एक्सपेंस 2,48,000, तो देखो मैंने जर्नल एक्सपेंस यहां पे लिखा 2,48,000, लेकिन 35,000 रुपए इसमें से क्या था, इंश्योरेंस का था, तो इसको हटा के फिर मैंने लिखा। कार का एक्सपेंस तो भाई आधा ही लूंगा मैं, कार का एक्सपेंस, तो कार का एक्सपेंस 50% लूंगा, क्योंकि 50% तो तुम ही यूज कर रहे थे। आगे आ जाते हैं। आगे कहता है ऑफिस एक्सपेंस जो कि नहीं रिकॉर्ड हुआ वो लिख लिया, बुक के ऊपर डेप्रिसिएशन 50%, क्योंकि जितने का बुक था उसका 50% डेप्रिसिएशन आ गया है यहाँ पे। ये आ गया हमारा बिजनेस इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे हुआ, कार को जो हमने बेचा है उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। नोट नंबर 5 में बड़े आराम से बता रखा, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन लगा के, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखेंगे तो मैंने आधा ही यहाँ पे जो था 1,93,000, तो 1,93,000 का हमने आधा कंसिडर कर लिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर उसने फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट था ये दे दिया। आप छठा पॉइंट को देखिए, मैंने ग्रॉस था, ग्रॉस कैसे निकालेंगे इसको, अगर 27,000 रुपए का इंटरेस्ट है आपका, तो उस केस के अंदर आपका 10% टीडीएस कट गया, तो 27,000 का अगर आपका 10% टीडीएस कट गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे, तो इस सिचुएशन में आपको पूरा फुल अमाउंट निकलेगा, जो कि 30,000 है। जीटीआई आ गया, इसमें से एटीसी का डिडक्शन आया, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बी पार्ट डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि भाई 180 दिन से ऊपर होगा तो फुल ईयर, 180 दिन से कम होगा तो पार्ट ईयर, जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, हर किसी का रेट पहले से डिफाइन है। अगर पूरा हमारा एसेट्स बिक जाता है, एक भी नहीं बचता, तो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन को करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है, चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो चाहे ऑनर्स का। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो एक तो ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और एक अर्बन लैंड है। अगर ये रूरल लैंड होता तब तो इस पे कैपिटल गेन निकलता ही नहीं, क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स था ही नहीं। और एक डिबेंचर दिया, तो ऑनर्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा संभावना होता है। डिबेंचर पे हमेशा STCG निकलता है, इस पे इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं है। आगे आइए, उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि उसने परचेज किया है न्यू एग्रीकल्चर लैंड। अब भाई जो इसने न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है तो वो इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो सेक्शन 54B के अंडर आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। आगे कहता है कि जो ये एग्रीकल्चर लैंड था, फादर ऑफ मिस्टर पंकज गिफ्ट एग्रीकल्चर लैंड टू हिम
और इस डेट पे एग्रीकल्चर लैंड गिफ्ट किया गया था और उस डेट पे उस लैंड को उसके फादर ने इस रेट पे खरीदा था, 30,000 के रेट पे खरीदा था। आगे कहता है फेयर मार्केट वैल्यू इसका, क्योंकि 98 99 की बात चल रही है तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना जरूरी है और उसका 1 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू हो गया, तो इसके ऊपर इंडेक्सेशन होगा। अब भाई एग्रीकल्चर लैंड बेचा कब गया? 7/6 को बेचा गया, यानी भाई 23/7 से तो पहले ही बेचा गया है, तो इसका मतलब इस पे इंडेक्सेशन अलाउड होगा। आगे देख लेते हैं, हमारा डिवेंचर की बात कर रहा है, कहता है कि ही स्पेंट, इसने 1 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टिल 31/7 यानी आईटीआर से पहले, और डिपॉजिट भी कर दिया इसने 5 लाख, तो टोटल 10 और 5 15 लाख रुपए इसने कहीं ना कहीं डिपॉजिट और कंस्ट्रक्शन में लगाया, जिसका इसको एग्जिम्पशन मिल जाएगा 54 में, सेक्शन 54 में। अब कहता है सेल जो है हमारा वो है 3,20,000, सेल कितने का है? 3,20,000, और इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो है वो 3,40,000। तो हम देखेंगे हमारे वैल्यू में और इसमें 10% से ज्यादा का अगर वेरिएशन है तो हम SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेंगे, जबकि वैल्यूएशन में वेरिएशन बड़ा कम है। अगर 30 लाख का हम 5% निकालें तो जो होता है वो कितना होता है हमारा? 1.5 लाख, ठीक है ना। 30 लाख का अगर हम निकालते हैं तो 1.5 लाख। तो यहां पे आप क्या पाएंगे कि वेरिएशन जो है वो 10% से 10% का था, 5% मैंने बोल दिया, तो 10% से तो कम ही है, यानी 3,32 लाख का 10% 3,20,000 होता है, और इसमें अगर हम जोड़ भी दें तो ये 32 और 3 35 लाख के आसपास होता है, और स्टैम्प ड्यूटी ऑफिसर जो है वो 34 लाख ही बोल रहे हैं। तो हमारा जो सेल कंसिडरेशन है यही माना जाएगा, इस वैल्यू का कोई काम नहीं। ट्रांसफर डेट 28/6 है तो इंडेक्सेशन करना मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको खरीदा था हमने 5,20,000 का, और डेट ऑफ परचेज 2009 था। इंप्रूवमेंट किया आपने 2012-13 में। तो देखो सारी जानकारी बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है ये। इंडेक्सेशन दे दिया आपको 24-25 का, 12-13 का, 9-10 का और 1-2 का। बस आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपली अलग अलग तरीके से करके चलना है। अलग अलग इन द सेंस हर क्वेश्चन को एक पार्ट मान के चलिएगा, जैसे इसको अलग सॉल्यूशन करिएगा, इसका अलग सॉल्यूशन करिएगा, इसका अलग, जिससे कि आपका नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रहे। एग्जाम में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा कई बार। तो देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को ले लिया है, और इसके देखो थ्योरी आया प्रोविजन अनरिलाइज रेंट, ये कई बार मैंने बताया है, वो थ्योरी आया हुआ भी है, ये देख लीजिए। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 32 लाख रुपए, इसके आगे नोट 1 दे दिया, तो आप अगर इसका नोट नंबर 1 देखेंगे तो क्लियरली मेंशन है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50C, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 110% से एक्सीड नहीं है, इसलिए एंड ऑल वो चीजें मैंने लिख दिया है। तो लिखने से आपको फायदा क्या मिले, एग्जामिनर को पता रहेगा कि यार ये बच्चे को सब कुछ पता है। तो फिर जब आप नोट लिखते हो ना टोटल में, या कहीं भूल चुके एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो नोट देख के समझ जाता है कि बच्चे को नॉलेज सारी है, वो मार्क्स दे देते हैं ऐसे सिचुएशन में। आ जाइए, कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर, बस टैक्सेबल इनकम निकालना है। टैक्स लायबिलिटी निकालते तो वो रेट वाला पंगा आ जाता, टैक्स लायबिलिटी निकालते तो वो रेट वाला पंगा आ जाता। बिल्कुल सही, 32 लाख। हर्षित, मैंने ना काफी बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैंने आज एक वीडियो भी डाली है, अगर आपको पता हो तो आज मैंने एक वीडियो डाला है जिसके अंदर मैंने ये बोला है कि मैं आपका कौन से चैप्टर में क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आएंगे। तो वो सारी चीजें कल मैं क्या डालूंगा, आज क्या डालूंगा, मैंने पहले से प्री प्लान कर दिया है। तो मेरा डाउट ले लो प्लीज सर। अभिषेक का अभी तक डाउट आया नहीं, बताओ ना सर। अभिषेक का सर कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरी बिल्कुल इनफ है, मैं उसी थ्योरी को दोबारा कराऊंगा, बस 1-2 पॉइंट और एडिट करना है, वो इनफ है आपके लिए। आपको अभी मैं करवा रहा हूं, आप थ्योरी चेक करिएगा, ये सारे थ्योरी वहां मिलेंगे।
इसके बाद नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, फिर कॉस्ट ऑफ कैसे निकाला, 5,20,000 पे 363 इंटू में 148, क्योंकि आपने ये खरीदा कब था उसके अकॉर्डिंग लगाया गया, क्योंकि खरीदा था आपने इस घर को 2009 में, 2009 और 10 का 148 है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखा जाए तो यहां पे हमने ये निकाल लिया इंडेक्सेशन इंप्रूवमेंट, और ये कैपिटल गेन आ गया, क्योंकि हमने 15 लाख इन्वेस्ट किया और कैपिटल गेन मेरा 5,63,000 ही बना, तो मैक्सिमम डिडक्शन ये मिलेगा और यहाँ पे 0 आ गया। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एग्रीकल्चर लैंड था उसका 20 लाख रुपए मिला था नेट सेल कंसिडरेशन, और उसको खरीदा था मैंने 100 से डिवाइड कराए क्योंकि उसके पेरेंट्स का था, ये बना, और मैंने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था, तो 1,37,000 रुपए। कहां 15 लाख इन्वेस्ट किया, ये देखिए 15 लाख एग्रीकल्चर लैंड में, तो आपको 1,37,000 टैक्सेबल हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब गोल्ड के ऊपर डिवेंचर्स के ऊपर ऐसा कोई है नहीं, तो कितने का था, 80 का खरीदा और 1.5 का था, तो सीधा सीधा आप देखिए माइनस करा और यहाँ पे ये आ गया। लास्ट में मैंने तीनों हेड को कंबाइन करके अच्छे से दिखा दिया, और इस सभी के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नोटिंग वाले सेक्शन में नोटिंग भी दिया, और बी पार्ट का यहाँ पे अगर आपको कहीं ना मिले तो ये थ्योरी लिखा हुआ है अनरियलाइज और अरियर ऑफ रेंट, जो कि मैंने अभी रिवीजन वाले सेक्शन में भी कराया था। अब बताइए पहले ए पार्ट के अंदर किसी को कोई डाउट, ए पार्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट, सर कैपिटल गेन का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लाइव रिवीजन वीडियो इनफ है क्या? हाँ, देखो कैपिटल जो 10 ईयर के क्वेश्चंस है मैंने रिवीजन वीडियो में डाला है 10 ईयर। अब एक चीज और भी बता दूं कि देखो आप ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज दिखा दूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कहाँ पे क्या है नहीं है, आप देखिए, होपफुली आपको दिख रहा होगा, जो ये आपका इनकम टैक्स का है, लाइव वाली क्लासेस को आपको बिल्कुल नहीं देखनी। और इनकम टैक्स में जब जाएंगे आप अंदर, तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे 3 दिन का स्टडी प्लान मैंने डाला है, जो कि कौन से चैप्टर में क्या आएगा, क्या छोड़ना है, क्या करना है, सब चीजें हैं। लेटेस्ट क्लास के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर जाएंगे तो क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएंगी, एक केस स्टडी भी कराया हुआ है, लास्ट में 1-2 केस स्टडी और इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो कि आता है। लेटेस्ट क्लास में जाएंगे तो आपको देखिए बाहर रिवीजन क्लास मिलेगा, तो जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो रिवीजन कर लेंगे। लेटेस्ट क्लास के अंदर सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर के बाहर स्टार है तो इसका मतलब पूरा का पूरा जरूरी नहीं है। सपोज करो कैपिटल गेन है, तो इसके अंदर जिस वीडियो के ऊपर मैंने स्टार लगाया है सिर्फ वो वीडियो करना है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। और मैं अब तो रिवीजन का ही आपको प्रोविजन दे रहा हूं। चलिए आ जाइए, कम टू द पॉइंट। इसके और में आया हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। जनरली हाउस प्रॉपर्टी ना बच्चों को थोड़ा आसान लगता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आप फॉर द एसएससी 25, 26, 67 साल की उम्र है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी दे रहा है उसकी, और आपको डिटेल हाउस प्रॉपर्टी का दे रहा है। ये लेट आउट है आपका, एलओ का मतलब, और ये भी लेट आउट, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। 3 घर हैं, इनका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट और अनरियलाइज रेंट भी दे दिया, और यहाँ पे वैकेंसी भी दे दिया इसने, ये 2 महीने के लिए खाली था। लॉस ऑफ वैकेंसी कितना है ये दे दिया इसने वैकेंसी की वजह से। रिपेयर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग। सबसे मेन चीज यहाँ पे वैकेंसी वाली भी बात करेंगे, तो हाउस नंबर 1 की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा सैलरी का तो चलिए हटाइए, हाउस नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, लेट आउट, यहाँ पे लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये रहा आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का कैलकुलेशन। पहले का जीएबी आया 590। सर कैसे आया पहले घर का 590? मैंने यहाँ वर्किंग नोट में क्लियरली मेंशन किया है, इन दोनों में से हायर फिर इन दोनों में से लोअर, तो 590 आ गया। एक्चुअल रेंट आप कह रहे हो कि 6 लाख है, तो जो कि 590 से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका एनुअल वैल्यू, आपका ये आ गया, ठीक है ना। एनुअल रेंट है, जबकि आपका वैकेंसी था वहां पे, अनरियलाइज रेंट कितना था हमारा ये, तो उसको हम देख लेते हैं। अब अनरियलाइज रेंट के अंदर यहां पे एक चीज आपको देखना है, कहीं क्वेश्चन में क्या कहता है। आपने इंटरेस्ट लिया लोन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 1, 2, हाउस 3 लेट आउट, आपने ये रेंट पे कर दिया, और ये यहाँ पे जो अनरियलाइज रेंट है माइनस करने का एक ही शर्त है कि आपका रूल नंबर 4 कंप्लीट हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड रेंट लिखा है कि हमारा ये आया, एक्चुअल रेंट हमारा ये आया, और 20,000 रुपए हमारा
जो था अनरिलाइज रेंट जब हमने माइनस करा तो अल्टीमेटली 5 लाख हमारा जो हमारा वैकेंसी के कारण इफ नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं रहता तो 6 में से 20,000 माइनस हो जाता, 580 बनता। सिंस रेंट नो वैकेंसी लेस देन ईआर, वैकेंसी नहीं होने के बाद भी ईआर से कम है, इसलिए जेवी हमने हायर ले लिया है। इसको फिर से समझाता हूं मैं। देखो वैकेंसी पीरियड कितने महीने हैं, 2 महीने। अनरिलाइज रेंट कितना है, 20। तो अनरिलाइज रेंट आप तो माइनस करोगे पक्का। लॉस ड्यू टू वैकेंसी आपका हुआ है, लॉस जो हुआ है ये हुआ है, यानी अगर ये आपका नुकसान हो गया है, जब लॉस हो ही चुका है, आप बोल रहे हो कि मेरा लॉस हुआ है, तो इसके अंदर आपको नो वैकेंसी, आपका वैकेंसी माना ही नहीं जाएगा। अगर लॉस नहीं होता तो फिर आपको डिडक्शन मिल जाता। यानी यहां पे हम ये मान रहे हैं कि रूल नंबर 4 को इसने सेटिस्फाई नहीं किया और आपको वैकेंसी माइनस करने नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दैट्स वाई यहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ और इसके अंदर से माइनस किया तो हायर ये था, तो हमने 590 को यहां पे ले लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैसे निकाला, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड ऑल, और ये हो गया। फिर लेट आउट है आपका 620, कैसे आया 620, ये हायर था 620, एनुअल रेंट 440 ही बन रहा था, तो भाई इसमें तो दो राय नहीं है कि 620 होगा, और ये माइनस करने के बाद था। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस का आपका यहाँ पे ये हो गया, जो कि आपने लेट आउट हाउस नंबर 3 जो था वो कुछ टाइम के लिए लेट आउट और कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों था। हाउस नंबर 3 जो लेट आउट था 1/4 से लेके 31/12 तक था, उससे जिसका मंथली रेंट 30,000 था, एंड वो तो उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया। रिवीजन वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर समझाया हुआ है। तो ये हो गया एचपी का। तो इस बार जो आपका एचपी का क्वेश्चन आएगा ना, वो एचपी का आप याद रखिएगा, मुझे लगता है डीम टू बी लेट आउट, यानी 3 घर होंगे, 1 घर 2 घर 3 घर, उसमें से कोई एक वाला ऑप्शन डिफरेंट चूज करके ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब सर इसका बी पार्ट क्या हुआ, एग्जाम्पशन बता दीजिए। 54B, 54B का क्या एग्जाम्पशन है कि एग्रीकल्चर लैंड लेना है, एग्रीकल्चर लैंड बेचना है, तो एग्रीकल्चर लैंड लेना है, आपको आईटीआर फाइल 1 साल पहले तक आपको खेती करनी चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद सारे एंड ऑल सारी चीजें डिस्कस हमने की हुई है कैपिटल गेन वाले में, अच्छे से करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है दैट इज अ इंडिविजुअल असेसमेंट का क्वेश्चन माना जाता है इसको। इसमें एक व्यक्ति है जगदीश, उसकी उम्र 66 साल है और इनकम कंप्यूटेड दे रखा है सैलरी से। कंप्यूटेड का मतलब अब माइनस नहीं करना। इसके बाद आपको एनएवी दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। तो यहां पे जो इनकम आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से अलग अलग जगह से दे रखा है। इसके बाद ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इन जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है जहां से इसको पैसे मिलते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट है ये, जो कि 80C 80D 80G कहां मिलेगा डिडक्शन वो देखेंगे। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 25-26 ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग करना है। यहां पे एक चीज है कि जो नेशनल चिल्ड्रन जो फंड में डोनेशन दिया ना इसने, ये आपका 100% डिडक्शन होगा। मैं बता दूंगा, यहाँ पे चिल्ड्रन फंड का मैंने 50% डाला है, शायद ये एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जैसे डोनेशन है यहाँ पे 3rd पॉइंट, तो आप देखेंगे यहां जो कि चिल्ड्रन था ना 90, उसको हमने 50% 100 क्लीन गंगा नहीं, चिल्ड्रन को मैंने 50% डाल दिया, जबकि ये रूल के हिसाब से 100 ही होना चाहिए। आप इसको 100 लेके आगे चलिएगा। आइए अब इनकम कैसे निकाला, सैलरी की इनकम पहले से दे रखी थी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी दे रखी थी, डिडक्शन दे दिया हमने 30%। सर क्यों दिया 30% डिडक्शन, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे एनएवी ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी बिफोर डिडक्शन बोल रहा है, यानी इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला है, तो भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना पड़ेगा, तो मैंने यहां दे दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अगर था तो उसको भी हमने माइनस कर दिया, और फाइनल ये आ गया। और सेट ऑफ पिछले साल का लॉस था, यहां से सेट ऑफ करा और सेट ऑफ करके ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इतने अमाउंट का बन गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक और आ गया, ये निकल के आ गया, ये टोटल यही है। कैपिटल गेन से इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से टोटल ये बन गया, फिक्स डिपॉजिट अदर सोर्स से इनकम, और ये टोटल इनकम बन गया। इसी क्वेश्चन को कहते हैं इंडिविजुअल असेसमेंट।
डिडक्शन जो जो मिलना था, एटीसी, एटीडी, एटीजी, एटीटीटीबी, एटीटी, क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो एटीटीटीबी का ये मिला। सर्वाइवर डिसेबिलिटी 1,25,000, तो सभी के डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल इनकम ये आ गया जो सवाल ने पूछा था। अब हम निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो ध्यान दीजिए, टैक्स लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ऑलवेज 20% लगेगा। अगर ये कैपिटल गेन जुलाई से पहले है तो आप याद रखिएगा 23 जुलाई से पहले, जब डेट ना हो तो 23 जुलाई से पहले मान के करिएगा। टैक्स ऑन अदर इनकम पे आपका ये लग गया, मतलब 7,72,000 था, उसमें से 3 लाख माइनस कर दिया आपने, तो 3 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट हो गया, बैलेंस पे 5% लग गया और ये आपका सारा का सारा हो गया। सर कैन यू प्लीज गाइड वंस मोर टू PYQ कोर्स, कैन फाइंड PYQ इन द कोर्स, कैन यू प्लीज गाइड वंस वेयर वी कैन फाइंड PYQ। आपको सैलरी जो फोल्डर है ना लेटेस्ट, उसी के अंदर मैं PYQ सबसे टॉप पे डाल दूंगा ये, और लाइव क्लास में जाओगे तो फिर तो वहीं पे देख लोगे, ठीक है ना। इसको अब आ जाते हैं सर, ये था ए पार्ट। बी पार्ट में फिर से कहता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। तो देखिए जो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का बना, इसके और में क्वेश्चन क्या आया महाराज, और के अंदर क्वेश्चन आया प्रोविजन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के बाद इसका और का क्वेश्चन ये रहा। अगेन एक और क्वेश्चन इंडिविजुअल असेसमेंट का आ गया, और उसके साथ यहाँ पे जो इसके थ्योरी आए वो बता दिया गया कि मेंशन द क्लबिंग ऑफ इनकम के इनकम का हिसाब से। तो ये जो इनकम है ना, ये तभी, ये वाला जो 5वां क्वेश्चन है ना, वही बच्चा समझ सकता है, वही बच्चा कर सकता है जिसने पूरा इनकम टैक्स किया हो। क्योंकि इसके अंदर देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, इंटरेस्ट भी है, डिविडेंड भी है, कैपिटल गेन भी है, सैलरी भी है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर्ड हो जाता है। तो जिसने पूरा किया है वो पूरे इस क्वेश्चन को एक बार जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस बात का आपको मेजरली ध्यान रखना है। तो ये था बीकॉम ऑनर्स का पूरा पूरा पेपर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम का। एक वो बच्चा है जिसने कि अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, उसके लिए ये PYQ का मतलब बनेगा। लेकिन एक वो स्टूडेंट है जिसने कि अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो वो भाई आप चैप्टर वाइज धीरे धीरे बढ़िए और चैप्टर के हिसाब से आप क्वेश्चंस खुद करिए और आंसर देखिए। डाउट आता है तो डाउट पूछने के लिए नंबर है, वहां पे डाउट पूछिए। आपको PYQ वाली ये वीडियो देखने का फायदा नहीं मिलेगा, मैं पहले ये चीजें बता दूं, लास्ट में बताया, मैं इसको ऐड करके पहले डाल दूंगा। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे हम अगली क्लास में। कल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा थ्योरी करा दूं।